आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर हितेंद्र जैन। सर, आपने कैसे डिसाइड किया मीन्स कि आपको पीडियाट्रिशियन में ही जाना है? एक्चुअली मैंने चूज़ नहीं किया है पीडियाट्रिक्स। वो ग्रेजुएशन के बाद हमारा एक पोस्ट ग्रेजुएशन एग्ज़ाम होता है, उसमें जो रैंक होती है दैट डिसाइड कि विच ब्रांच यू विल चूज़। तो उस रैंक के हिसाब से पीडियाट्रिक आई गॉट। इनबॉर्न लैक्टोज इंटॉलरेंस ये एक बहुत ही रेयर बीमारी है। फॉर्मूला फीड इन्फेंट्स होते हैं, अगर हम उनको कंपेयर करते हैं ब्रेस्ट फीड इन्फेंट्स के साथ में, तो देखा गया है कि उनकी बॉडी में लैक ऑफ एंटीबॉडीज रहते हैं या फिर वो इतने उनको रेस्पिरेटरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस इनके चांसेस ज्यादा रहते हैं। एग्जैक्टली, दिस इज ट्रू। किस लीनियर स्केल में बढ़ते रहना चाहिए बच्चे का वजन? देखिए, जनरली शुरू के 3 मंथ्स तक एवरी मंथ 800 से 1 किलो बच्चे की ब्रेस्ट को प्रेस कर करके उसमें से मिल्क बाहर निकालते हैं। आई डोंट नो मतलब एग्जैक्टली क्या। जब मैंने ये चीज फेस करी तो आई स्ट्रिक्टली से नो भाई, मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना। ये नहीं करना है। बॉय है तो उसके प्राइवेट पार्ट में भी ऑयल पुट कर देते हैं। नहीं, इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। इसका कोई अभी तक साइंटिफिक ऐसा नहीं है कि इसका कोई फायदा हो। अम्बिलिकल कॉर्ड का भी हमको बहुत सेफ्टी रखनी होती है, उसमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? प्रिकॉशन सबसे मेन प्रिकॉशन, उसको ड्राई रहने दो। अब ये बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, हाँ, इसके माइलस्टोन्स क्या क्या होते हैं? माइलस्टोन डिपेंड्स ऑन सो मेनी थिंग्स। बैठने की जगह अगर वो लेट के अपने बेबी को फीड कराना चाहे तो क्या? इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। देखिए, ये भी एक लोगों का कंसर्न रहता है, बार बार बैठना, दूध पिलाना, बैठ के दूध पिलाना। कौन से वैक्सीनेशन है जो मैंडेटरी होना ही होना चाहिए? देखिए, इसमें भी मेरी एक लाइन है, मैं सभी पेरेंट्स को बोलता हूँ, इफ अफोर्डेबिलिटी इज नॉट एन इश्यू यू शुड गो फॉर ऑल वैक्सीन। नमस्कार दोस्तों, मैं वैशाली आपका स्वागत करती हूँ वार्तालाप रियल टॉक्स में, जहाँ हम बातें करते हैं कुछ ऐसी जो हम सभी के मन में कहीं ना कहीं होती तो हैं बट उन्हें डिस्कस करना भूल जाते हैं। आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है जो जुड़ा हुआ है हर एक पेरेंट के एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसर्न से, जो कि है उनके बच्चों से रिलेटेड। वैसे भी पेरेंट्स के लिए अगर बच्चे सही तो सब कुछ सही। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर हितेंद्र जैन, जो कि एक एक्सपीरियंस पीडियाट्रिशियन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट हैं एंड जाने जाते हैं जैन सर बच्चों वाले के नाम से। बच्चे लव्स हिम वेरी मच, द वे ही ट्रीट्स टू बोथ द बच्चा एंड पेरेंट्स इज अमेजिंग। आज का एपिसोड आपको आंसर देने वाला है सम कॉमन मिस्टेक्स डन बाय पेरेंट्स। कौन सी वैक्सीनेशन है जो इम्पॉर्टेंट होती है एंड मस्ट है, क्या बच्चों को मालिश के फ़ायदे होते हैं या ये जनरल है, एंड बहुत कुछ। तो आगे तक इस एपिसोड में ज़रूर बनी रहेगा, हो सकता है कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपके काम की भी हो। सबसे पहले वेलकम डॉक्टर टू द वार्तालाप। थैंक यू। आई एम सो हम्बल सर कि आपने आपके इतने हैक्टिक शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला, बिकॉज सीरियसली नाउ आर डेज आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट योर रोल इज। बिकॉज मेरा भी एक न्यूबॉर्न बेबी है एंड पीडियाट्रिशियन से तुरंत कॉल करने की ज़रूरत चाहे जब आ जाती है। सो आई हम्बली थैंक्स टू यू सर। क्या आप हमको थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे? वैसे तो सब आपके बारे में जानते ही हैं। मैं डॉक्टर हितेंद्र जैन लास्ट 8 ईयर्स से नाथद्वारा में हूँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नाथद्वारा। वहाँ पर मैं एज ए पीडियाट्रिशियन वर्क कर रहा हूँ और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन उदयपुर से किया था। उसके बाद CPS मुंबई के थ्रू मैंने अपना PG कंप्लीट करके सिंस देन आई एम वर्किंग हियर एज ए। सर, आपने कैसे डिसाइड किया मीन्स कि आपको पीडियाट्रिशियन में ही जाना है? एक्चुअली मैंने चूज़ नहीं किया है पीडियाट्रिक्स। ग्रेजुएशन के बाद हमारा एक पोस्ट ग्रेजुएशन एग्ज़ाम होता है, उसमें जो रैंक होती है दैट डिसाइड कि विच ब्रांच यू विल चूज़। तो उस रैंक के हिसाब से पीडियाट्रिक आई गॉट एंड स्लोली मुझे खुद पीडियाट्रिक अच्छी लगने लगी एंड फाइनली आई परस्यूड माय करियर इन दिस। सर, अगर हम एक न्यूबॉर्न से स्टार्ट करें, यस, तो एक न्यूबॉर्न जब हमारे हाथों में आ गया तो बेसिकली वो क्या क्या कंसर्न्स होते हैं या जिनको हमको टेक केयर करना चाहिए एक पेरेंट को? देखिए, एक्चुअली पेरेंटिंग या न्यूबॉर्न को लेकर बहुत सारे लोग इसको बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं, जबकि इट्स क्वाइट अ नेचुरल प्रोसेस। जैसे कि डिलीवरी है, डिलीवरी भी एक नेचुरल प्रोसेस है। बेबी का बॉर्न होना, उसका बड़ा होना, दिस ऑल डिसाइडेड बाय नेचर ओनली। तो बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं रहते हैं। मेनली पेरेंट्स के कंसर्न बहुत ज़्यादा रहते हैं बिकॉज इट्स फॉर देयर फर्स्ट टाइम। सेकेंड बेबी तक आते आते दे बिकम एक्सपीरियंस कि ये मेरे पहले वाले में भी होता था।
तो कंसर्न ज़्यादा है, बीमारियां या कॉम्प्लिकेशंस होती है, बहुत होती है, बट 90% ऑल टाइम इट्स कंसर्न ओनली, 10% टाइम दैट इज समथिंग इलनेस। तो ऐसा हमने सुना है कि जब न्यूबॉर्न आया तो सबसे पहले लोग बोलते हैं उसको शहद चखना। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, एब्सोल्युटली डिस्करेज करना चाहिए इसको। 0 से 12 मंथ तक एब्सोल्यूट नो हनी, इनफैक्ट 0 से 6 मंथ तक तो केवल माँ के दूध पर ही ब्रेस्ट मिल्क इज सफिशिएंट। और हनी से तो कई स्टडीज ऐसी आई हैं जिसमें बॉटुलिज्म एक बहुत खतरनाक बीमारी है जो हनी के अंदर स्पोर्ट्स होने की वजह से हो सकती है। तो आई वुड कंप्लीटली डिस्करेज दिस, नो हनी, नो शुगर टिल 6 months of age, completely breast milk. एंड सर जैसे मैक्सिमम केसेस में आजकल हम देख रहे हैं सी सेक्शन बहुत हो रहे हैं, तो सी सेक्शन की वजह से हम देखते हैं समटाइम्स मदर को ब्रेस्ट मिल्क नहीं आता है, तो उस केस में तो फिर हमको दूसरा ऑल्टरनेटिव पर ही जाना होता है। देखिए ये भी एक बहुत बड़ा मिथ ही कहेंगे हम इसको। सी सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी, जो मिल्क बनने का प्रोसेस है दैट इज कम्प्लीटली हार्मोनल। बेबी का आउट होना, प्लेसेंटा का आउट होना, उसके बाद बॉडी कुछ हार्मोन रिलीज करती है ऑक्सीटोसिन, उसकी वजह से मिल्क का इंजेक्शन होता है। तो जो ये एक माँ सोचती है कि मेरा सी सेक्शन हुआ है तो मुझे अभी 2-3 दिन दूध नहीं आएगा, वो साइकोलॉजी की वजह से दूध का प्रोडक्शन थोड़ा सा कम होता है। अगर माँ पॉजिटिव रहेगी, उसको पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी, पॉजिटिव माहौल मिलेगा, तो देयर इज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इज देयर। उस समय आपको काउंसलिंग और रीअश्योरेंस की जरूरत है। तो आपने जैसे बोला पॉजिटिव माहौल, वो Yes. पॉजिटिव माहौल क्या है? पॉजिटिव माहौल, माँ को कंसोल करना है, समझाना है, सिजेरियन हुआ है तो ये भी एक डिलीवरी का ही पार्ट है। कोई ऐसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि इसकी वजह से दूध नहीं आया। तो जो माँ के मिल्क का प्रोडक्शन का प्रोसेस है दैट इज हार्मोनल, उसका सी सेक्शन की वजह से डिले नहीं हो रहा है, वो उसके मेंटली प्रोसेस की वजह से, शी इज इन स्ट्रेस, तो उस स्ट्रेस की वजह से उस हार्मोन को रिलीज होने में दिक्कत आती है। जनरली नॉर्मल डिलीवरी के बाद विद इन 4 hours एंड सीजरियन के बाद 24 hours में मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है एंड देयर इज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मिल्क। इन केस अगर कुछ और कॉम्प्लिकेशन है, कोई ब्रेस्ट की लोकल इशू है, तो फिर वी कैन गो फॉर, आजकल तो गवर्नमेंट ने कई जगह मदर मिल्क बैंक भी स्थापित कर दिए हैं, तो जहाँ पे जो दूसरी मदर है वो अपना मिल्क एक्सप्रेस करके दूसरे बच्चों को दे सकती है। एंड फॉर्मूला मिल्क इज ऑल्सो अवेलेबल। तो दूसरी मदर से अगर मिल्क लिया जाए तो इज इट ऑल्सो ओके? इफ मदर इज हेल्दी देयर इज नो इशू। ओके, देयर आर सो मेनी गवर्नमेंट सेटअप जहाँ पर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। अच्छा, ओके। एंड सर जैसे ठीक है, मिल्क वाला आपने बताया कि Yes, पूरा yes. हमारा मेंटल स्ट्रेस एंड हेल्थ पे Yeah, mostly because of that. बट स्टिल अगर नहीं आता है हम्म। मदर को तो फिर फॉर्मूला मिल्क की Yes, ऑप्शन formula, ले जाता है, formula. तो फॉर्मूला मिल्क देना बिल्कुल सेफ है? देखिए, जो रिकमेंडेड गाइडलाइन है WHO की कि 0 to 6 मंथ तक आपको नहीं देना है, बट देंगे क्या अगर मिल्क नहीं है ड्यू टू वॉट एवर रीज़न। कई बार आजकल तो हालांकि मैटरनल मॉर्टेलिटी बहुत कम हो गई है, अगर किसी कारण से माँ नहीं रही अनफॉर्चुनेटली, तो उस केस में तो आपको कुछ ना कुछ तो देना ही है उसको। तो सेकंड चॉइस इज फॉर्मूला मिल्क। देयर आर सो मेनी गुड कंपनीज, दे आर मेकिंग इक्वल क्वालिटी फॉर्मूला मिल्क विच कैन बी गिवन। तो फॉर्मूला मिल्क एग्जैक्टली है क्या? फॉर्मूला मिल्क जो मिल्क अपना होता है, जनरली माँ का दूध है उसी की तरीके का एक प्रोटीन, वे प्रोटीन से बनाया हुआ मिल्क रहता है। प्रोटीन 2 तरीके के हैं, अपना कैसीन है और एक वे है। तो जो फॉर्मूला मिल्क है उनमें कई बार कैसीन की मात्रा होती है। कैसे? यस, तो उसकी वजह से डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज रहते हैं बेबी को। बाकी आजकल अच्छे जो कैसीन फ्री भी हैं, लैक्टोज फ्री भी हैं, तो दे ऑल कैन बी गिवन। सर एक मैंने अभी बीच में सुनने में आया था Yes. मुझे कि न्यूबॉर्न बेबी भी लैक्टोज इंटॉलरेंट हो सकता है। इट्स वेरी रेयर। जो आप बता रही हैं कि इनबॉर्न लैक्टोज इंटॉलरेंस, ये एक बहुत ही रेयर बीमारी है जिसको हम कंजेनाइटल लैक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी बोलते हैं। ये बहुत ही रेयर है जनरली, क्योंकि माँ के दूध में भी तो लैक्टोज है और जो भी अगर नेचर ने भेजा है तो बच्चा लैक्टोज टॉलरेट करता है। कुछ बेबीज में बाद में जाके लैक्टोज इंटॉलरेंस डेवलप होता है, बट इनबॉर्न या कंजेनाइटल या जन्म से लैक्टोज की या लैक्टोज इंटॉलरेंस इट्स वेरी रेयर। ये कितने बाद में डेवलप हो सकता है? इट्स डिपेंड ऑन इंडिविजुअल।
किसी का पर्टिकुलर नहीं है, किसी को नहीं होता है, लाइफ लॉन्ग नहीं होता है, किसी को 2-3 वीक्स में अगर लैक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी है तो इट कैन शो सिम्टम्स। तो मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी अभी कुछ दिन पहले, उसमें कुछ रिसर्च बता रही थी कि जो फॉर्मूला फीड इन्फेंट्स होते हैं, अगर हम उनको कंपेयर करते हैं ब्रेस्ट फीड इन्फेंट्स के साथ में, तो देखा गया है कि उनको उनकी बॉडी में लैक ऑफ एंटीबॉडीज रहते हैं, या फिर वो इतने उनको रेस्पिरेटरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस इनके चांसेस ज्यादा रहते हैं। एग्जैक्टली, दिस इज ट्रू। क्योंकि हमारे में एक कहावत है पे माँ के दूध में मिठास ज्यादा होती है, लैक्टोज की मात्रा अच्छी होती है, प्लस जो माँ के दूध में इम्यूनिटी का पार्ट है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए और कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स और भी हैं जो माँ के दूध में ही होते हैं, तो उनकी वजह से बच्चे की इम्यूनिटी का पार्ट बहुत ही स्ट्रांग रहता है। इसीलिए WHO यही सजेस्ट करता है कि 0 to 6 मंथ तक जितना हो सके ब्रेस्ट फीड पर ही रखना है बच्चे को। इट्स ट्रू, अगर फॉर्मूला फेड बेबी है या फिर कुछ जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, कई बार काउ मिल्क और गॉट मिल्क भी स्टार्ट करते हैं, तो उन बेबीज में इन्फेक्शन की संभावना ज्यादा रहती है, लो इम्यूनिटी की संभावना ज्यादा रहती है कंपेयर टू ब्रेस्ट मिल्क। काउ मिल्क एंड गोट मिल्क कब तक नहीं देना चाहिए? 12 मंथ, एक मिनिमम 12 मंथ तक काउ और गॉट मिल्क नहीं देना, इट्स कंप्लीटली डिस्करेज। 12 मंथ के बाद भी देखिए, एक्चुअली इस बात को आपको समझना होगा, किसी भी मैमल्स में मिल्क प्रोडक्शन कब होता है? व्हेन दे आर डिलीवरिंग द चाइल्ड। लाइक वुमन है, बेबी डिलीवर हुआ, उसके बाद उसका मिल्क प्रोडक्शन होता है। जैसे गाय है, तो गाय का भी बछड़ा पैदा होता है, उसके बाद उसका दूध बनने लगता है। तो जो मिल्क बनने का प्रोसेस है, ये है मिल्किंग। बच्चे को भी जब अगर बच्चा माँ के सक नहीं करेगा तो माँ को भी दूध का प्रोडक्शन नहीं होगा। वैसे ही काऊ में भी है, जब तक बछड़ा सक करता है और उसके बाद जब लोग उसको मिल्किंग करते हैं, दूध निकालने का प्रोसेस करते हैं, तो कंटिन्यू स्टिमुलेशन से दूध आता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो गाय का दूध है वो गाय के बच्चे के लिए, माँ का दूध है वो माँ के बच्चे के लिए। तो आई वुड सजेस्ट इसीलिए 12 मंथ तक ऊपर का दूध या गाय बकरी का दूध नहीं देना। एंड देयर इज वन मोर थिंग, उसमें एनीमिया के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि माँ के दूध में जो आयरन होता है वो गुड सोर्स ऑफ आयरन है और वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसीलिए ब्रेस्ट फीड बेबीज कंपेयर टू काउ मिल्क और टॉप मिल्क फेड बेबीज में एनीमिया कम रहता है, बजाय कि उनमें ज्यादा रहता है। बेबीज जैसे मिल्क इनटेक किया, उनको बर्फ कराना मैंडेटरी होता है? देखिए, बर्पिंग मैंडेटरी नहीं है, शुरू के 2 वीक्स में आपको बर्प कराना चाहिए। बर्प कराने का फायदा क्या है? बच्चा जब भी फीड करता है, सक करता है, तो साथ में एयर को भी स्वेलो करता है। तो वो जब एयर अंदर रहती है, नीचे की तरफ एयर रहेगी, ऊपर मिल्क रहेगा, या ऊपर की तरफ एयर, नीचे मिल्क रहेगा। तो जब वो एयर पास आउट होगी, उसके लिए बर्पिंग बहुत जरूरी है। एक तो बेबी को कंफर्ट रहेगा, दूसरा बेबी आराम से सो पाएगा, तीसरा वो सकिंग और मिल्क की क्वांटिटी ज्यादा ले पाएगा नेक्स्ट फीड में। तो इसीलिए बर्पिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बट नॉट कंपल्सरी। अगर बेबी पीने के बाद कंफर्टेबल है, ही इज स्लीपिंग, ही इज नॉट, उसको बहुत ज्यादा हिचकियां नहीं आ रही हैं, तो आराम से आप सुला सकते हो। बर्पिंग इज नॉट नेसेसरी, इट्स फॉर सपोर्टिव ओनली। अगर करता है बच्चा, अच्छी बात है, नहीं करता है तो आप उसको 3-4 मिनट कंधे पे रख के आराम से सुला सकते हो। एंड कई बार वो उल्टी कर देते हैं बच्चे, दैट इज ऑल्सो नॉर्मल। इसको हम गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स बोलते हैं हमारी भाषा में, विच इज नॉर्मल कंप्लीटली। उल्टी और रिगर्गिटेशन, दिस टू आर डिफरेंट थिंग। रिगर्गिटेशन में बच्चा दूध थोड़ा सा निकाल देता है, उल्टी में बच्चा जोर से उल्टी करेगा और उल्टी थोड़ा सा शरीर से दूर गिरेगी, तो दैट इज कंसर्न। अगर रिगर्गिटेट कर रहा है, थोड़ी देर बाद मुंह से फटा दूध निकाल रहा है, तो ये कंप्लीटली नॉर्मल है। एवरी फीड निकाले तो भी नॉर्मल है? दैट इज ऑल्सो नॉर्मल इफ बेबी इज गेटिंग सफिशिएंट वेट एंड देयर इज नो अदर साइन। अगर कोई और उसको तकलीफ नहीं है और बच्चे का वजन अगर अच्छे से बढ़ रहा है, तो ये कंप्लीटली नॉर्मल है। किस लीनियर स्केल में बढ़ते रहना चाहिए बच्चे का वजन? देखिए, जनरली शुरू के 3 मंथ्स तक एवरी मंथ 800 से 1 किलो, मतलब 800 ग्राम टू 1 kg वेट आइडियल गेन मानते हैं उसको। मतलब एवरी वीक अपने को 200 ग्राम के आसपास वेट गेन होना चाहिए, दैट इज आइडियल। कुछ बच्चे हैं जिनमें 150 ग्राम भी होता है, कुछ 400 ग्राम भी वीक बढ़ा लेते हैं। तो दैट डिपेंड्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। वो सारे बच्चे हेल्दी बच्चे की कैटेगरी में? यस यस यस। अभी सर, ये जैसे न्यूबॉर्न आया हाथ में, यस,
सी सेक्शन हो गया, बच्चा आ गया, हनी जिसको चटाना था चटा हाँ। दिया, बॉपिंग चल रही है, फीडिंग Yes, चल रही है, सब कुछ है। अब दूसरा जो आती है वो चीज आती है बच्चे की मालिश करो। ये कितना हेल्पफुल यही है? पार्ट वही, यहाँ पर भी वही बर्पिंग वाला ही फॉर्मूला। मालिश इज ऑल्सो फॉर कंफर्ट। बेबी आप खुद सोचिए, आप अगर पूरे दिन के थके हों और शाम को कोई अच्छे से आपको मसाज कर दे तो आपको कितनी बढ़िया नींद आएगी। Very यही nice. चीज बेबी के साथ है। तो इट्स फॉर बेबीज कंफर्ट। उससे मसल स्ट्रांग होना, बॉन स्ट्रांग होना, ये सब मीथ है, इसका कोई लेना देना नहीं। बच्चे के कंफर्ट के लिए इट्स गुड। एंड आजकल जो वो बच्चे को स्वेडल करके रख देते हैं, वो उसका दैट आई क्या- कंप्लीटली डिस्करेज। स्वेडल नहीं करना है, आपको अच्छे से लपेट के रखना है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड। जब बच्चा माँ के पेट में है वहां पे टेम्परेचर बहुत कम है, तो बच्चा जब बाहर आता है तो उसको गर्मी की आवश्यकता है। तो उसके लिए बच्चे को ढकना बहुत जरूरी है, बट पूरा ऐसे कस के बांध के रखते हैं, दैट्स नॉट गुड। क्योंकि सर मैंने तो मतलब एक्चुअली ऐसा सिनेरियो फेस किया जिसमें मुझे बोल दिया था अपने बच्चे को स्वेडल करो, नहीं तो इसके हाथ पांव टेढ़े हो जाएंगे। नहीं, इट्स मिथ, कंप्लीटली मिथ। ऐसा कोई नहीं है। और स्वेडलिंग को मैं कंप्लीटली मना ही बोलता हूँ सभी पेरेंट्स को। स्वेडलिंग नहीं करना है, आपको उसको क्लोथिंग अच्छे से करना है। और क्लोथिंग का भी फॉर्मूला ये, जितना आप पहन रहे हो उससे एक लेयर बच्चे को ज्यादा पहना के रखना है। स्वेडलिंग नहीं करना, आई वुड डिस्करेज दिस। एंड मालिश इज वेरी गुड। मालिश इज गुड फॉर कंफर्ट, नॉट फ्रॉम साइंटिफिक रीजन से उसका कोई लेना देना नहीं है कि बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी, बच्चा तंदुरुस्त होगा। इट्स नॉट लाइक दैट। ओके। वो आपके न्यूट्रिशन पे डिपेंड करेगा, आपके जीन्स पे डिपेंड करेगा कि बच्चे की ग्रोथ कैसे होगी। मालिश से बच्चा तंदुरुस्त हो जाएगा या शरीर में बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं इट्स रॉन्ग। एंड सर स्पेशली देखा जाए तो मालिश के लिए तो स्पेशली एक पर्सन को हायर किया जाता है जो घर में बुलाए जाते हैं। एंड इवन इन केस ऑफ अगर बच्चा बॉय है तो उसके प्राइवेट पार्ट में भी ऑयल पुट कर देते हैं। नहीं, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। इसका कोई अभी तक साइंटिफिक ऐसा नहीं है कि इसका कोई फायदा या हो, बट आई वुड सजेस्ट कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप कुछ भी चीज को लेट देम बिकम नेचुरली, अगर आप कुछ भी उसको एक्स्ट्रा करने जा रहे हो तो यू आर गोइंग टू हार्म देम ओनली। सो मना ही करेंगे कि ये नहीं करना है। मालिश वाली आंटी को बुलाना भी चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए? मालिश वाले आंटी को आप बुला सकते हो, क्योंकि मदर को एक तो 24 घंटे बच्चे की केयर में ध्यान रखना है। तो शी इज गुड, अगर वो अपना काम व्यवस्थित तरीके से कर रही है तो रख सकते हैं, उसमें कोई नहीं। बट ये जो चीजें आपने अभी डिस्कस करी, जैसे निप्पल प्रेस करना या कान में तेल वगैरह डालना या बच्चे को ऐसे स्वेडलिंग टाइट बांध देना, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। सिंपल से वो मसाज करे, थोड़ी देर बच्चे को हेल्दी अच्छा लगे, उसको थोड़ी सी एक्सरसाइज करा दे, उसके रिफ्लेक्सेस अच्छे हो जाएं, सो दैट इज सफिशिएंट। सर जब बच्चा पैदा होता है तो कई बार उसके फेस पर दाने 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 भी आते हैं, कुछ पिंपल्स जैसे, तो वो क्या बहुत, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको एरिथेमा नियोनेटरम बोलते हैं। दीज आर कंप्लीटली नॉर्मल पिंपल्स। ये भी माँ के हार्मोन्स की वजह से ही होते हैं। दे आर सेल्फ रिजॉल्विंग, मोस्ट ऑफ आर सेल्फ रिजॉल्विंग। एक टर्म होती है एरिथेमा टॉक्सिकुम, जो इन्फेक्शियस होते हैं, उनमें कई बार ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। बट छोटे छोटे लाल दाने वो 3-4 दिन में अपने आप गायब हो जाते हैं, उनको ना फोड़ना है और ना ही कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है उनमें। ओके। एंड जब बच्चा न्यूबॉर्न है, आया है, एक अम्बिलिकल कॉर्ड का भी हमको बहुत सेफ्टी रखनी होती है, उसमें क्या प्रिकॉशंस लेने जरूरी? प्रिकॉशन, सबसे मेन प्रिकॉशन, उसको ड्राई रहने दो। ओके। कई लोग नहीं जरूरत है तो भी कोई नियोस्पोरिन पाउडर लाके उस पर डाल देते हैं या कोई क्रीम लगा देता है, तो उसको ड्राई रहना देना है। जनरली 6 से 10 दिन के अंदर अंदर वो सेल्फ गिर जाती है और उसके बाद उसकी नॉर्मल केयर, आप ज्यादा से ज्यादा उसको कॉटन से क्लीन कर लो। हाँ, अगर उसमें से ब्लीड है, कंटिन्यू ब्लीडिंग है, देन इट इज कंसर्न, तो फिर आपको आपके नियरेस्ट पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए कि उसमें कोई इनबॉर्न ऐसी बीमारी तो नहीं है ओके, जिसकी वजह से वो ब्लीड कर रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड में अगर ब्लीड है तो या कोई ग्रैन्युलोमा वगैरह बन रहा है तो आपको जरूर आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसका साइन बेसिकली यही है कि वो ब्लीड नहीं करना ब्लीड नहीं करना चाहिए। अदरवाइज वो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि पेरेंट्स को ये लगता है कि शायद इसमें से पस आ रहा हो। अगर वो ड्राई है, कोई गीला पस नहीं है उसमें से, तो उसको आप छोड़ दो, बार बार टच भी नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली फॉल ऑफ हो जाएगा। एंड सर न्यूबॉर्न में मैक्सिमम टाइम अभी जो देखा जा रहा है वो जॉन्डिस आता ही आता है, ऐसा जरूरी है? देखिए, जॉन्डिस में 2 टर्म है हमारी साइंस में, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस ऑलमोस्ट एवरी बच्चे को होता है, क्योंकि शुरुआत में बच्चे का जो ब्लड है वो टूटता जाता है,
तो उसकी वजह से खून जब भी टूटेगा तो वो बिलीरुबिन जो कि जॉन्डिस का मेन कारण है वो ही बनता है। तो ये नॉर्मल है। लेकिन हाँ, कुछ कंडीशन में पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जैसे माँ और बच्चे का ब्लड ग्रुप अलग अलग है, या RH नेगेटिव पॉजिटिव है, या और कोई थायराइड वगैरह और कोई बीमारी है, तो उस केस में उसका ट्रीटमेंट जरूरी है, बट दैट विल डिसाइडेड बाय योर पीडियाट्रिशियन ओनली। ओके, इसमें अगर O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो उसका चांसेस उनमें थोड़ा सा रिस्क ज्यादा रहता है। उनमें पीलिया डेवलप होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं कंपेयर टू अदर ब्लड ग्रुप, and that is also part of research. It's still not proven completely, but what I have seen in my practice also. Yes. ताकि नॉर्मल है। हाँ, नॉर्मल है। 3-4 दिन में कवर हो जाता है वो। हाँ, 3 to 4 days में कवर हो जाता है अगर बच्चा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड है, अच्छे से भूखा नहीं रह रहा है, और कोई इन्फेक्शन नहीं है, और कोई कंजेनाइटल बीमारी नहीं है, तो ये सेल्फ रिजॉल्विंग होता है। बट फिर वही बात कि अगर ज्यादा है, आपको बहुत डीप येलोइश लग रहा है, फीड कम ले रहा है, यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। तो ऐसे केस में क्या बच्चे को धूप में भी रखना चाहिए? धूप का कोई भी अभी तक प्रूवन रोल नहीं है। उल्टा और ज्यादा धूप में रखने से बच्चे में डिहाइड्रेशन होने की संभावना ज्यादा है। तो रिसर्च में कहीं पर भी अभी तक धूप का कोई ऐसा रोल नहीं आया है। वो जो स्पेसिफिक लाइट्स होती हैं जो हम हमारे हॉस्पिटल में इस्तेमाल करते हैं NBSUs वगैरह में, तो उन लाइट से ही वो एब्जॉर्ब करते हैं। बाकी धूप का इसमें कोई रोल नहीं है। नहीं रखना बच्चे चाहिए। के लिए रूम टेम्परेचर कैसा रखना चाहिए? मींस सपोज अभी का जो सीजन है, हाँ। समर सीजन हम मान लेते हैं, समर टू जो हमारा स्प्रिंग वाला अच्छा सीजन होता है ठीक अगस्त है, तक का। अगर AC है, रूम टेम्परेचर का मतलब होता है द टेम्परेचर शुड बी अराउंड 27 डिग्री। तो अगर आपके रूम में AC है, वो 27-28 पर है, दैट्स रूम टेम्परेचर, उस पे आप बेबी को रख सकते हो। उसके लिए कोई स्पेशल गर्म रखने की या ठंडे रखने की जरूरत नहीं है। बच्चा छोटा है फिर भी उसको कंबल में लपेट लेते हैं, ये नहीं करना है। बहुत सारी मिस्टेक करते हैं पेरेंट्स। कई बार बच्चा बुखार में तप रहा है, 104-5 डिग्री बुखार, और उसको 2-2, 3-3 कंबल ओढ़ा के लाते हैं। तो कुछ बेसिक चीज समझनी पड़ेगी। टेम्परेचर मतलब गर्म है, बुखार है, गर्म है, कंबल क्या काम करती है? वो और गर्म करेगी। तो उस समय आपको उसको पतले सूती कपड़े में रखो, कोल्ड स्पॉन्जिंग करनी है पूरी बॉडी पे, दैट इज सफिशिएंट। बाकी उसको ढकना उड़ाना तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके। और ठंडी स्पॉन्जिंग बहुत ज्यादा नहीं करनी, अदरवाइज बेबी विल शिवरिंग। सर, एक सिचुएशन ऐसी भी आती है कि बच्चों को जब कोल्ड हो जाता है तो सलाइन ड्रॉप्स डालने होते हैं। समटाइम्स इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट कि बच्चे कभी हाथ मार देते हैं, डलवाते नहीं है। कैसे टैकल किया जाए उसको? ये पेरेंट्स अपने आप ही सीखेंगे। वैसे कोई बहुत बड़ा इसमें वो नहीं है। आप बच्चे की एक अपने हाथ से उसका हेड होल्ड करें, और अगर 2 जने हैं तो एक जना नाक को पकड़ के एक ड्रॉप डाल सकता है, और फिर कॉटन से उसको क्लीन कर दें। तो बेसिकली बच्चों में जुकाम नहीं होता है, नेजल ब्लॉकेज होता है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नॉस्ट्रिल्स और थोड़ा से वायरल इन्फेक्शन की वजह से। तो उसमें आप 1 आवरली 2 आवरली सलाइन ड्रॉप का यूज कर सकते हैं। जैसे आप और हम हैं, हमको पता है क्लीनिंग कैसे करनी है, हमारा नोज क्लीन कर सकते हैं। बच्चे के केस में वो म्यूकस जो आ जाता है उसको कैसे क्लीन करें? देखिए, अगर आपके पास एस्पिरेटर है और आपको अच्छे से यूज करना आता है, यू कैन यूज दैट। अदरवाइज आप सलाइन ड्रॉप डालिए। और बॉडी की एक खासियत है, बॉडी कोई भी एक्सटर्नल चीज को अंदर नहीं रखेगी, तो वो ऑटोमेटिकली दैट विल कम आउट। तो जब बाहर आ गया आप उसको वाइप आउट कर लीजिए। अदरवाइज आप एक पतली कॉटन की ऐसे बाती बना के उसको जेंटली नाक में डाल के उसको साफ कर सकते हैं। अच्छा। बहुत ज्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करनी है। बच्चों की म्यूकोसा बहुत पतली होती है, तो वो इंजर्ड होने की संभावना और ज्यादा है। सेम ईयर्स के केस में होगा? ईयर्स में भी क्लीनिंग की जरूरत नहीं होती है। जनरली जो वैक्स डिपोजिशन है दैट इज आवर प्रोटेक्टिव मटेरियल। क्योंकि बच्चा का जो अंदर का भाग है, कान के अंदर का भाग, वो बहुत ही नाजुक है। तो एक प्रोटेक्शन लेयर के रूप में जो ऊपर जमता है, जिसको हम वैक्स बोलते हैं, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा तो अपने को आप बॉडी उसको निकाल देगी। तो अपने को रूटीनली क्लीन करने की जरूरत नहीं, और डीप तो क्लीन बिल्कुल भी नहीं। जो बाहर की तरफ आ गया उसको आप साफ करना। ओके। अब ये बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, हाँ, इसके माइलस्टोन्स क्या क्या होते हैं? माइलस्टोन डिपेंड्स ऑन सो मेनी थिंग्स। बच्चे को बर्थ पे कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनली कैसा है, उसकी जेनेटिक्स कैसी है, उसके पेरेंट्स ने माइलस्टोन कब अचीव किए, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। बट मोटा मोटी अगर अपन कहेंगे तो जैसे 3 मंथ के आसपास बच्चे की नेक होल्डिंग आ जाती है, 4 to 6 मंथ में बच्चा रोल बैक स्टार्ट कर देता है, 6 to 9 मंथ में बच्चा बैठने लग जाता है,
12 to 15 मंथ में बच्चा अलोन वॉक करने लग जाता है, 15 मंथ टू 18 मंथ में रनिंग, स्टेयर्स चढ़ना। तो इट डिपेंड्स ऑन द थिंग्स विच आई टोल्ड अर्लियर। इसके साथ साथ ये वेरिएशन में है, ऐसा नहीं है कि उसके बच्चे ने 3 महीने में नेक होल्ड करी, मेरा बच्चा 3 महीने 1 दिन का हो गया अभी तक नहीं कर रहा है, तो 3 to 4 मंथ्स। ऐसा ही रोल बैक के साथ है, उसका बच्चा 4 महीने में, मेरा 6 महीने में, तो 4 to 6 मंथ। अगर कोई बच्चा 4 मंथ में कर रहा है, कोई 6 मंथ में, बोथ आर नॉर्मल। अगर कोई जन्म पे कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई है कि जैसे बच्चा लेट रोया हो या मेकोनियम चला गया हो, जिसको हम गंदा पानी बोलते हैं आम भाषा में, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ हो तो जनरली माइलस्टोन बच्चे अचीव कर लेते हैं। तो सर इन माइलस्टोन्स में भी क्या कुछ डेंजर साइंस होते हैं? जैसे अब अपन कहें कि कोई बच्चा 3 मंथ्स पे नेक होल्ड कर लेना चाहिए, लेकिन अगर कोई बच्चा 6 to 8 मंथ का हो गया और अभी तक उसकी नेक होल्डिंग भी नहीं आई है, तो एक रेंज पास आउट हो गया, 3 to 6 मंथ इज द हाईएस्ट रेंज, तब तक भी नहीं, देन देयर इज कंसर्न। इसका मतलब उसको कुछ ना कुछ इश्यू है। यू मस्ट चेक विथ योर पीडियाट्रिशियन नियरेस्ट। कोई जन्म पे उसको तकलीफ हुई, कोई सिंड्रोम तो नहीं डेवलप हो रहा, सिर में पानी वानी तो नहीं भर रहा, बहुत सारी बीमारियां होती है। तो अगर बच्चे ने रेंज पास कर ली है, यू शुड कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन। जैसे कोई बच्चा 1.5 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, लेकिन अभी तक चल नहीं पा रहा है, खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, तो फिर ये कंसर्न है और आपको 100% आपके डॉक्टर से सलाह कंसल्ट करना है। बेबीज जैसे हुए एंड 40 पैटर्न जैसा उनका रहता है, वो भी एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, समझ नहीं आता कि ये नॉर्मल है या नहीं है। देखिए, इसमें मैं सभी पेरेंट्स को, मेरे पास जितने भी पेरेंट्स आते हैं, मैं उनको 2 चीजें बोलता हूँ। अगर आपका बच्चा माँ के दूध पर है, एक दिन में 10 बार पोटी कर रहा है या 7 दिन में 1 बार पोटी कर रहा है, दिस बोथ आर नॉर्मल। अनटिल एंड अनलेस अगर आप उसको ऊपर का दूध दे रहे हो, प्लस उसकी पोटी करते समय वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है या स्टूल का पैटर्न चेंज हो रहा है, कभी बहुत हार्ड आ रहा है, कभी बहुत लिक्विड आ रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम है। अदरवाइज एक हेल्दी बेबी दिन में 10 से 12 बार स्टूल पास कर सकता है, नॉर्मल है। मैं नॉर्मली पेरेंट्स को ऐसे समझाता हूँ, हम लोग दिन में 1 बार या 2 बार खाना खाते हैं, बेबीज दिन में 10 से 12 बार दूध पीता है। हम लोग वॉशरूम दिन में 1 बार या 2 बार जाते हैं, बेबीज का 10 से 12 बार जाना इज नॉर्मल। अगर बच्चे का वजन अच्छे से बढ़ रहा है, हेल्दी है, बहुत ज्यादा रो नहीं रहा, परेशान नहीं हो रहा है, तो इट्स नॉर्मल। इससे मुझे याद आया सर, कि बच्चे को जैसे जब छोटा है उसको पता नहीं है कब फीड करना है क्या नहीं, तो एक बोला जाता है हर 2 घंटे में उसे फीड कराना है। अगर वो सो गया है तो भी उसे जबरदस्ती उठा के फीड कराना है? नहीं, इसमें भी देखिए, इसमें क्या है, अगर कोई बच्चा जन्म से कमजोर है या किसी कॉम्प्लिकेशन के साथ पैदा हुआ है, जैसे उसको कोई हार्ट डिजीज है या कोई कॉन्जेनाइटल सिंड्रोम है, उस केस में अपने को थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर जरूरी है। या प्रीमैच्योर है, टाइम से पहले हो गया, लो बर्थ वेट है, 2.5 किलो से कम है, 2 किलो से कम है, उन केसेस में शुरुआत के 15-20 दिन, महीने भर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हर 2 घंटे में बच्चे को फीड मिले। क्योंकि अगर जैसे कोई बच्चा दिल में छेद के साथ पैदा हुआ, होते हैं कॉन्जेनाइटल, बहुत बच्चे आते हैं, तो उन बच्चों को आपको एक्स्ट्रा केयर देने की जरूरत है, बिकॉज देयर ऑल कैलोरीज आर स्पेंडिंग इन दैट हार्ट होल। तो उन बच्चों में, अदरवाइज अगर नॉर्मल बच्चा है, 3 kg के आसपास बॉर्न हुआ है, वो डिमांड कर रहा है 2 से 3 घंटे में वो रो रहा है, तो ऐसे बच्चों को रात को स्पेशली, और दिन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यूरिन, अगर वो 6 to 8 टाइम यूरिन पास कर रहा है, तो देयर इज नो नीड टू वेक हिम अप एट नाइट, उसको सोने दो। 4 से 5 घंटे बाद उसकी अपने आप को फीड के लिए क्राई करने लगता है। ओके, मींस जब उसकी डिमांड है, यस, अगर कोई स्पेशल इंडिकेशन है, जैसा कि मैंने बताया, प्रीमैच्योरिटी, लो बर्थ वेट, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। एवरी 2 आवर यू शुड गिव फीड। देखा जाए मदर वैसे भी काफी थकी होती है आफ्टर डिलीवरी, तो अगर वो बहुत ज्यादा थकी हुई है, बैठने की जगह अगर वो लेट के अपने बेबी को फीड कराना चाहे तो क्या? इट्स कंप्लीटली नॉर्मल। देखिए, ये भी एक लोगों का कंसर्न रहता है, बार बार बैठना, दूध पिलाना, बैठ के दूध पिलाना। अगर माँ की लैचिंग अच्छे से है, बच्चा अच्छे से सपोर्ट के साथ है, तो आराम से वो लेट के भी दूध पिला सकती है, बैठ के भी दूध पिला सकती है। इसमें जो मेन रोल है वो 2 चीज़ों का है, बच्चे के मुंह का और माँ के ब्रेस्ट का। तो उसका सपोर्ट अच्छे से होना चाहिए, बच्चे की लैचिंग अच्छे से होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें प्रॉपरली हैं, तो फिर माँ लेट के पिलाए चाहे बैठ के पिलाए। बट हाँ, शुरुआत में उसको बर्पिंग अच्छे से कराना चाहिए, क्योंकि उसमें कई बार बच्चे को एस्पिरेट का खतरा रहता है लेटे लेटे दूध पिलाने से।
अगर माँ कंफर्टेबल है बैठ के पिला, सी सेक्शन हुआ है या किसी कारण से वो नहीं उठ पा रही तो वो लेटे लेटे भी दूध पिला सकती है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, जो बर्पिंग का पार्ट है ये इट्स नॉट मदर्स ड्यूटी। घर का कोई भी बड़ा, इवन पापा तक भी उसको बर्प करा सकते हैं। घर में दादी नानी है वो भी कंधे पे लेके उसको बर्प करा सकते हैं। एक फैक्ट और सुनने में आता है सर, बच्चा दुबला है। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली द डेफिनेशन इज, बच्चा दुबला है हेल्दी, चबी बेबी मींस हेल्दी बेबी। ये एक बहुत बड़ा है, मेरे पास कई माएँ बोलती है कि मेरा बच्चा तो ऐसा है, उसका बच्चा तो इतना मोटा ही है। वो देखिए, मोटा होना या चबी होना इज नॉट ए साइन ऑफ हेल्दी बेबी। हेल्दी बेबी का मतलब है उसकी उम्र के हिसाब से उसका वजन ठीक ठाक हो, एक रेंज में हो, बच्चा एक्टिव हो, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव हो। देखिए हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, यू आर फिजिकली, मेंटली, न्यूरोलॉजिकली एंड सोशली वेल बीइंग। इट इज जनरल डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। तो बेबी के लिए भी यही लागू होता है, उसके माइलस्टोन उसने अपनी एज तक के अचीव कर लिए हो, एक्टिव हो, मस्ती कर रहा हो, दिस इज साइन ऑफ हेल्दी बेबी। अदरवाइज चबी होना जरूरी नहीं है। इनफैक्ट चबी बेबीज में तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन या बाद में ओबेज होने की संभावना रहती है। एक्टिव बेबी इज गुड टर्म रादर देन दुबला पतला। एक्टिव होना बहुत जरूरी है। वही, बिकॉज स्टार्टिंग में तो चबी चाहिए होता है। हाँ। बच्चा 8-10 साल का हो जाए, मोटा हो गया, अब पतला हो फिर जाए, सब बॉडी शेमिंग और उसको बुलिंग चालू हो जाए। अब तुम दौड़ो, अब तुम एक्सरसाइज करो, खेलो। बिकॉज आजकल बच्चों ने खेलना भी बहुत कम कर दिया है। जैसा अभी देखिए लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गई है। आजकल बच्चों का स्कूल रहता है 7 to 8 आवर्स, देन दे कम टू होम और फिर घर पे वही सोफे बैठ के मोबाइल चलाना, फिर ऑनलाइन क्लासेस, ऑल हैज चेंज। अभी जैसे अपन कई बार इंस्टा वगैरह पे मीम्स देखते हैं, पहले आज से 20 साल 25 साल पहले पापा मम्मी बाहर से पकड़ के लाते थे बच्चे को, चल घर चल, और अब हाथ पकड़ के ले जाते, चल तू ग्राउंड में जा। तो ये चीज़ें अभी हुई है। सर, ये स्क्रीन टाइम कितना सेफ है और कितना अवॉइड करना चाहिए, किस एज में? देखिए ये भी एक बहुत ही पेरेंट का कंसर्न होता है। मैं बिल्कुल 0 to 2 years तक 0 स्क्रीन टाइम कम्प्लीटली। उसको ये पता ही नहीं होना चाहिए कि मोबाइल नाम की कोई चीज़ भी है। जहाँ तक मोबाइल की स्क्रीन टाइम, टीवी भी है, मोबाइल भी है, तो मोबाइल टीवी दोनों के लिए 0 to 2 years तक तो कम्प्लीटली नो। 2 to 4 years में हाफ एन आवर टू मैक्सिमम 1 hour, दैट इज ऑल्सो इन द सुपरविजन ऑफ पेरेंट्स। अगर वो माँ बाप की निगरानी में बच्चा मोबाइल चला रहा है दैट इज़ ओके, पर वो ठीक है कि वो कंटेंट अच्छा हो, और जो बच्चे के लिए जैसे कुछ पॉइंट्स आ रही हैं, कोई हंसने हंसाने वाली चीज़ है, दैट इज़ ओके। बट 0 to 2 years तक तो कम्प्लीटली मना ही करना है कि मोबाइल नहीं चलना। वीडियो कॉल हमको बच्चे को दिखा दो, उस केस में क्या किया जाए? ठीक है ना, वीडियो कॉल आप 30 सेकंड 40 सेकंड 1 मिनट से ज़्यादा तो क्या ही करेंगे, तो दैट इज़ ओके। ओके। हाँ हाँ, इतना तो अब चलना ही पड़ेगा अपने को ज़माने के साथ। बट एक कंटिन्यू, कई बार क्या होता है जैसे पापा काम पे गए, मदर हाउस होल्ड में बिजी है, तो बच्चे को साल 1.5 साल 2 साल का मोबाइल पकड़ा दिया, बच्चा स्क्रॉल करते जा रहा है, तो शुरू में माँ बाप को अच्छा लगता है, अरे ये तो मोबाइल चला रहा है, देखो देखो देखो। बट वो धीरे धीरे उसकी लैंग्वेज डेवलप नहीं हो पाती, सोशल कम्युनिकेशन उसका अच्छे से नहीं हो पाता, एंड दे इवेंचुअली गो टू वर्चुअल ऑटिज्म, जो कि अभी आज की डेट में एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है, वर्चुअल ऑटिज्म। बच्चे के स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से बच्चों में लैंग्वेज डेवलप नहीं होना, स्पीच डेवलप नहीं होना, सोशल कम्युनिकेशन नहीं होना, रिपीटेशन होना। तो मोबाइल तो बिल्कुल ही मना है, टीवी ठीक है, सुपरविजन में देख रहा है बच्चा, अच्छा। बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है वैक्सीनेशन का। यस। तो एंड वैक्सीनेशन में भी 2 तरह से जाते हैं, कुछ गवर्नमेंट प्रेफर करते हैं, कुछ प्राइवेट प्रेफर करते हैं। हाँ। तो वो ऐसे कौन से वैक्सीनेशन है जो मैंडेटरी होना ही होना चाहिए? देखिए इसमें भी मेरी एक लाइन है, मैं सभी पेरेंट्स को बोलता हूँ, इफ़ अफोर्डेबिलिटी इज़ नॉट एन इशू यू शुड गो फॉर ऑल वैक्सीन्स। वैक्सीन क्या है, अपन जैसे गाड़ी खरीदी, कार खरीदी, अपन इंश्योरेंस लेते हैं, अपन ये थोड़ी सा चाहते हैं कि एक्सीडेंट हो जाए और मेरा इंश्योरेंस का क्लेम मिल जाए। इट इज़ वैक्सीनेशन इज ऑल्सो लाइक दैट। आप वैक्सीन क्या है, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज से बचाने के लिए आप वैक्सीन ले रहे हो। गवर्नमेंट में और प्राइवेट में दोनों ही वैक्सीन जरूरी है। गवर्नमेंट को करोड़ों बच्चों को वैक्सीन लगाना है, तो जो गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकती है वो सारे, पहले निमोनिया के वैक्सीन भी गवर्नमेंट में नहीं थे बट वो भी अभी उपलब्ध हैं। धीरे धीरे हो सकता है काफ़ी सारे वैक्सीन गवर्नमेंट सेटअप में लगने लग जाएंगे। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही वैक्सीनेशन जरूरी है,
प्राइवेट जो गवर्नमेंट सेटअप में है वो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस के अगेंस्ट वैक्सीन है, तो वो तो कंपलसरी है, लगाने ही लगाने हैं। और कुछ बाकी वैक्सीन जैसे इन्फ्लुएंजा, फ्लू, हेपेटाइटिस ए है, चिकन पॉक्स है, जापानीज एनसेफेलाइटिस और मेनिंगोकोकल वैक्सीन, ये कुछ 5-6 वैक्सीन हैं जो गवर्नमेंट अभी प्रोवाइड नहीं करवा रही है। फ्यूचर में हो सकता है गवर्नमेंट लगाएगी। तो अगर अफोर्डेबिलिटी इशू नहीं है, अपने को सारे वैक्सीन लगवाने चाहिए। बाकी अगर जो गवर्नमेंट में लगते हैं वो तो मैंडेटरी 100% मैंडेटरी, इसमें से कुछ भी मिस नहीं करना। बिल्कुल भी नहीं। दे आर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज। साइंटिस्ट ने इतने रिसर्च के बाद इतने अच्छे वैक्सीन डेवलप किए हैं, तो सभी पेरेंट्स को लगवाना चाहिए। कुछ परसेंट मतलब 0.02 0.03% में कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, कई बार सीरियस साइड इफेक्ट भी होते हैं, बट दोज आर नेग्लिजिबल नंबर्स। तो वी शुड गो फॉर वैक्सीनेशन। आई वुड सजेस्ट एवरी पेरेंट की कोई भी वैक्सीन छूटे नहीं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं आप प्राइवेट में भी लगवाएं, नहीं तो एटलीस्ट गवर्नमेंट में जो अवेलेबल है वो जरूर लगवाएं सारे वैक्सीन। सर एक मैं और स्टडी पढ़ रही थी, उसमें बता रहे थे कि जब वैक्सीनेशन कराते हैं बेबी को तो थाई पर कराना चाहिए, बम पे नहीं। बम पे सेफ नहीं होता बिकॉज वहाँ से कोई एक नर्व रहती है जो इम्पैक्ट कर देती है। देखिए, जो भी वैक्सीनेशन है उनकी WHO द्वारा काफ़ी स्टडीज़ के बाद साइट फिक्स है, तो बम पे तो कोई वैक्सीन लगता ही नहीं है। जितने भी हैं सारे थाई के एंटीरियर पार्ट और कुछ वैक्सीन जो हाथ पे भी लगते हैं जैसे BCG, मीजल्स वगैरह, तो उनकी साइट फिक्स है। अगर आप एक क्वालिफाइड पीडियाट्रिशियन के पास लगवा रहे हो, दे नो कि कहाँ लगाना है, तो बम पे वैक्सीन का कोई रोल है नहीं और नहीं लगता। 2 से 3 महीने के बच्चे को ले जाना सेफ है? ये सेफ है। अगर आपको बहुत ज़रूरी है ट्रैवल करना आपके जॉब की वजह से, फैमिली इश्यूज की वजह से, तो आप सेफ्टी मेजर्स के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। इट्स नॉट एन इशू। जॉब की वजह से ना हो, बस मदर को घुमाना है। यस, जा सकते हैं आप, पर बच्चे की जो केयर है वो आपको करनी पड़ेगी। न्यूबॉर्न तो 6 मंथ तक एटलीस्ट दे नीड गुड केयर, तो वो उसके साथ आप जा सकते हैं। उनसे 2 व्हीलर पे बच्चे को कैरी करना सेफ है क्या? 6 महीने 7 महीने का बच्चा? नहीं, इसका पर्टिकुलर 2 व्हीलर 4 व्हीलर से कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है। आप बच्चे को अगर अच्छे से रैप करके ले जा रहे हो और ढका हुआ है, देयर इज नो रिस्क ऑफ फॉलिंग फ्रॉम द स्कूटी, यू कैन कैरी। पोल्यूशन? हाँ, पोल्यूशन एक बहुत बड़ा इशू है। पोल्यूशन से बच्चे में जनरली अस्थमा डेवलप होना, स्किन इश्यूज रहना, इसका खतरा रहता है। तो इसीलिए जो पुराने लोग हैं इन बातों में सही है कि भाई अपने को ज़्यादा बच्चे को बाहर घुमाना नहीं है, और ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज़ करेक्ट कि पोल्यूशन का खतरा है, बच्चे में अस्थमा या एलर्जी के इश्यूज डेवलप हो सकते हैं, स्किन इन्फेक्शंस हो सकते हैं, तो इसलिए नहीं जाओ तो बेहतर है। बट अगर जाना है या कभी कभार कुछ पानी पूरी वगैरह खाने तो जा सकते हैं आप। बच्चे को नज़र लगने के बारे में आपका क्या कहना है? नो कमेंट्स इस पे। इट्स लॉन्ग डिबेटेबल क्वेश्चन, लोग बट काजल लगाते हैं, नज़र नहीं लगेगी। देखिए 3 मंथ्स तक ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये ऑल इन्फेक्शन को ही इंड्यूस करती है। कई बच्चे आते हैं आइज पूरी रेड हैं, वाटरी हो रही है, तो 3 मंथ्स टू बिल्कुल ही मना है। आप कोई भी कॉस्मेटिक नहीं यूज़ करें। और नज़र लगना ये सब अपने अपने बिलीफ का है, बट बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइंस आई वुड से नॉट। ये रिलीजियस हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ, ये रिलीजियस है, देन इट्स अबाउट देयर बिलीफ। तो आई वुड नॉट कमेंट ऑन दिस, बट ठीक है, जिसको जैसे करना है कर सकते हैं। हाँ, बट इन्फेक्शन के पार्ट से मैं मना करूँगा कि 3 महीने से छोटे बच्चे को आप काजल वगैरह है, पाउडर वगैरह है, ये सब नहीं लगाएं। वो एलर्जी डेवलप करेगा, बच्चे में बार बार नाक से पानी आना, छींके आना, वो परेशान होगा, तो नहीं करना चाहिए। मुंडन के बारे में भी आप कुछ ऐसे ही कराना चाहिए? मुंडन ठीक है। मुंडन से कई पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मुंडन कराने के बाद ग्रोथ की हेयर अच्छी होगी या खराब होगी, तो हेयर की ग्रोथ का मुंडन से कोई कनेक्शन नहीं है। हेयर आपकी जेनेटिक्स पे डिपेंड है, व्हाट यू गॉट फ्रॉम योर पेरेंट्स। दूसरा आपके न्यूट्रिशन पे डिपेंड है, आपके कितना प्रोटीन ले रहे हो, कितने विटामिन ले रहे हो, तो उस पर डिपेंड है। मुंडन कराने से, नहीं कराने से, लेट कराने से ग्रोथ का कोई कनेक्शन नहीं। एंड बच्चों को हमको वॉकर देना चाहिए या झूला देना चाहिए या नहीं? वॉकर के लिए मैं बहुत मना करता हूँ। कई बार मेरे पास अभी रिसेंटली एक इंसिडेंस हुआ था। देवर ठीक ठाक फैमिली, मतलब नॉट सो गुड अर्निंग, वो आए और बच्चा, ये मैं इंसिडेंस आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक बहुत ही बड़ी अच्छी चीज़ है ये। माँ
और पापा उसके दोनों आए मेरे पास बच्चे को लेके कि बच्चा वॉकर से गिर गया। गिरा कैसे, वो जो डेयरी होती है जो ठोकर होती है वहाँ पे वो वॉकर से गिर गया। अब वो जो उसका पापा था वो उसकी माँ पे बहुत चिल्ला रहा, गुस्सा हो रहा कि मैं सुबह इतने पैसे का जाके वॉकर लेके आया और तूने बच्चे को गिरा दिया। तो दो चीज़ें यहाँ पे गलत हुई। पहला ये कि जो उसके फादर का ये कहना कि मैं लेके आया और तूने गिरा दिया, तो कोई भी माँ अपने बच्चे को कभी गिराना नहीं चाहेगी। और दूसरी बात, वॉकर से क्या होता है, एक तो बच्चे की मसल लेट डेवलप होती है, उसको पूरा सपोर्ट मिल गया, वो आपको खेलता कूदता हुआ अच्छा लग रहा है, बट उससे उसके कोई जल्दी चलने लग जाएगा या उसकी मसल अच्छी डेवलप होंगी, ये नहीं है। तो वॉकर, झूला, ये सब नहीं करना। हाँ, झूले की जहाँ तक बात आती है जिसको अपन पालना बोलते हैं, वो बच्चे के लिए कंफर्ट इसलिए कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो वहाँ पर माँ जब पूरे दिन घूमती है तो वो उसको एक झूले की फीलिंग देता है। तो वो डिलीवरी के बाद बच्चे के दिमाग में 3 मंथ्स तक वही रिदम चलती है, तो इसीलिए बच्चे को झूला दिया जाता है, उसको ये लगे कि मैं अभी वहीं पर हूँ जहाँ से आया। हाँ, वही सेफ एनवायरनमेंट में, तो फिर वो उसके कंफर्ट जोन में आ जाता है, वो स्लीप्स का। तो झूला इज अलाउड, बट बहुत ज़्यादा फास्ट स्विंग नहीं करना है उसमें भी। हाँ, बस। अगर हम इसमें देखें कि हाँ बच्चे के इर्द गिर्द ही हमारी सारी चीज़ें घूम रही हैं, बट ये बच्चा है किसकी वजह से? पेरेंट्स की वजह से। तो एक पेरेंट का क्या रोल होना चाहिए? देखिए, मैं अभी जितने भी पेरेंट्स आते हैं उनको सबको बोलता हूँ, कई बार जो आजकल जो अच्छे एजुकेटेड पेरेंट्स हैं उनमें तो फादर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी समझते हैं, वो वैक्सीनेशन के लिए भी खुद फादर ही कैरी करते हैं, और यहाँ तक कि बच्चे की सुसु पॉटी बुलाने में भी वो दे डोंट फील शेम अबाउट दिस। आज से कई सालों पहले ये एक माना जाता था कि बच्चा इज सॉलिडली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मदर, लेकिन आज मदर भी उतना ही काम करती हैं, दे आर ऑल्सो वर्किंग, दे आर डूइंग वर्क एवरीवेयर। तो दोनों पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है। जो थोड़े से कम पढ़े लिखे लोग हैं उनमें ये उम्मीद है कि वो बच्चे को लेंगे तो फिर वो दे कैन बी पार्ट ऑफ मॉकिंग। तो उनको मैं समझाता हूँ कि बच्चा आप दोनों की जिम्मेदारी है और दोनों इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, क्योंकि एक माँ 24 घंटे कंटिन्यू ध्यान रखना इज नॉट पॉसिबल। थक जाती है बिल्कुल थकेगी, एंड वो गलती होती है तो फिर ब्लेम आता है, बस सीधा ब्लेम उसी पे कि आपने ध्यान नहीं रखा या तुमने ध्यान नहीं रखा। तो ये कहना बहुत आसान है, बट एक मदर के लिए और एक बच्चे को बड़ा करना आई थिंक दुनिया की सबसे टफेस्ट टास्क है। एक बच्चे को आप बड़ा कर रहे हो क्योंकि आपको 24 आवर, आप 1 सेकंड चुके वो सिर्फ फोड़ के आ जाएगा। अब टू रिलेट होता है एंड अब लगता है कि हेड्स ऑफ टू आवर पेरेंट्स कैसे पढ़ाएंगे। सर, आज की जैसे लाइफस्टाइल में देखें, हमारी पढ़ाई फिर जॉब, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं उतना ज़्यादा पढ़ाई भी करते हैं, उसके बाद ही शादी पे पहुंचते हैं। देखा जाए तो 25 तक तो शादी 30-32 समटाइम्स ऐसा पहुंचता है। सो व्हाट डू यू थिंक, इज देयर एनी आइडियल एज? देखिए, आइडियल एज का जहाँ तक अगर अपन साइंस से इसको रिलेट करें तो वुमन की जो बेस्ट फर्टाइल एज है दैट इज़ 20 to 30। 20 साल से 30 साल के बीच में जो वुमन की बॉडी है वो अच्छी फर्टिलिटी के साथ होती है। तो अगर उसी एज में शादी और बच्चे अगर होते हैं तो आई थिंक इट्स गुड। जितना आप लेटर ऑन जाओगे देयर आर चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, देयर आर स्टडीज विच शो कि अगर आप 35 के बाद प्रेगनेंसी प्लान करते हो तो बच्चे सिंड्रोमिक होते हैं, उनमें कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, आपको यहाँ तक कि IVF वगैरह तक भी जाना पड़ता है। तो 20 से 30 इज़ ए गुड एज। दूसरी चीज़ इसमें आती है कि दे बोथ आर मेंटली रेडी, फाइनेंशियली रेडी। तो 20 से 30 इज़ गुड एज फॉर पेरेंटिंग ऑल्सो, टू बिकम पेरेंट्स ऑल्सो एंड टू गेट मैरिड। 20 to 30 आई वुड सजेस्ट, दैट्स माय ओपिनियन। एंड आजकल जैसा देखा गया है कि लोग करियर ओरिएंटेड भी काफ़ी होते हैं, Yes. इवन इन फीमेल्स एज वेल। Yeah. तो लोग बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार भी नहीं होते हैं, ऐसे हाँ। केसेस भी आते हैं। फीमेल की बात करें तो बॉडी शेमिंग की वजह से भी कई बार प्रेगनेंसी प्लान नहीं करती हैं या लोग करना ही नहीं चाहते, ऐसा केसेस भी आते हैं। तो ये ट्रेंड कैसा है, मतलब एग्जैक्टली क्या माइंडसेट कैसा होता जा रहा है? देखिए, इट्स ऑल अबाउट, यू यूज दैट वर्ड माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट ओनली। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। आजकल हम कई सेलिब्रिटी को देखते हैं, दे बिकम मदर और उस साल 1.5 साल 2 साल के बाद उनको आप देख के आप जज ही नहीं कर सकते कि शी इज़ मदर ऑफ 2 चाइल्ड 3 चाइल्ड। सो देयर आर अभी बहुत सारी आपके पास फैसिलिटी है, आप बाद में अपना बॉडी का शेप वापस रिगेन कर सकते हो, आप कॉन्फिडेंस वापस आप
आप जॉब वापस ज्वाइन कर सकते हो। तो करना चाहिए, इट्स अ गुड थिंग। नेचर हैज़ गिवन अस टू बिकम प्रेग्नेंट, टू गिव चाइल्ड बर्थ टू अ चाइल्ड। तो आई थिंक ये फॉलो करना चाहिए। बाकी ये इंडिविजुअल का है कि वो किस तरीके से लेता है। सर अगर प्रेगनेंसी के टाइम में मदर बीमार हो जाए, लाइक उसे कफ कोल्ड या फीवर आ जाए, तो इज इट कम्प्लीटली सेफ कि वो ऊपर से कोई मेडिसिन ले? बिकॉज कई बार ऐसा देखा गया है कि घर परिवार के लोग उस पर चढ़ जाते हैं, नहीं तुझे दवा नहीं लेनी। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी स्टडीज़ हुई है और मोस्ट ऑफ द मेडिसिन आर सेफ इन प्रेगनेंसी। कुछ मेडिसिन हैं, स्पेशली जो एंटीबायोटिक्स हैं, जो बच्चे में टेरेटोजेनिसिटी यानी कि अगर मां ने लिए तो बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना है। तो जनरली पैरासीटामोल है या कुछ और दवाइयाँ हैं जो कॉमनली बहुत सारे नेम करना पॉसिबल नहीं है, तो सेफ है। लेकिन अगर माँ ज़्यादा बीमार है तो सेल्फ मेडिकेशन कम्प्लीटली नो, एटलीस्ट इन प्रेगनेंसी तो बिल्कुल ही ना। ओवर द काउंटर भी बिल्कुल मना है। अगर कुछ तकलीफ है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि माँ परेशान हो रही है उसको इवन पैरासीटामोल तक भी नहीं दे रही, तो बिल्कुल देनी चाहिए। और काफ़ी दवाइयाँ सेफ हैं जो कि स्टडीज़ में प्रूव हो रही है, तो दे सकते हैं। लेट नहीं करना। हाँ, लेट नहीं करना, बिल्कुल नहीं। प्रेगनेंसी में तो आपके 2 जान है, तो आपको तो लेट बिल्कुल नहीं करना। अगर कुछ भी ऐसा लग रहा है, यू शुड कंसल्ट योर गायनेक और फिजिशियन। एंड प्रेगनेंसी में ही देखा जाए या आफ्टर डिलीवरी देखा जाए, व्हाट एग्जैक्टली इज द रोल ऑफ अ फादर? मतलब बेबी के लिए फादर का क्या रोल हो सकता है? देखिए, फादर का रोल बहुत बड़ा है यहाँ पे। एक्चुअली मदर तो बर्थ देगी, उसके बाद उसको नर्स कर सकती है, लेकिन फादर का रोल यहाँ पे मेंटल सपोर्ट, सबसे बड़ा तो मेंटल सपोर्ट। दूसरा, बेबी का जो डेली कोरस है, डेली का जो उसका काम है, बच्चे को कैरी करना, बच्चे को संभालना, बच्चा रो रहा है तो उसको कंसोल करना, और इवन यहाँ तक कि जैसे मैंने पहले बताया डायपर चेंज करना, बहुत सारे काम फादर कर सकता है। एंड अगर बोथ पेरेंट्स कर गए तो इट्स एंजॉयबल थिंग। लोग बाग पेरेंटहुड को एंजॉय कर सकते हैं। ये दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड दे शुड डू टुगेदर टू रीच द चाइल्ड। सर एक टर्मिनोलॉजी और सुनने में आती है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन या पोस्टपार्टम ब्लू। Yes, it's quite common. Well, it's not my topic. Actually, you should ask some gynae, but I would say postpartum जो डिप्रेशन है उसका मेन रीज़न होता है there are lot of changes in woman's body, and it's all because of the hormones releasing due to delivery. Postpartum डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, it's all because of hormones. जो माँ ने अभी एक बच्चे को जन्म दिया है तो उसके बाद बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उसकी वजह से माँ का मूड स्विंग होना, उसे ठीक नहीं लगना, और सबसे बड़ी चीज़ उसकी बॉडी। किसी भी इंसान के लिए उसका शरीर से ज़्यादा प्यारा कुछ भी नहीं होता है। तो देयर आर चेंजेस, शी इज़ गेनिंग वेट, उसको ठीक नहीं लग रहा है जी, वो उठ नहीं पा रही अच्छे से, तो इसकी वजह से वो सारा डिप्रेशन, उसको ये लगता है कि मैं इससे निकल कैसे पाऊँगी। तीसरी चीज़, जैसे मैंने पहले बताया, बच्चे की 24 घंटे आपको ध्यान रखना है। देयर आर नो चांसेस ऑफ डूइंग मिस्टेक। आपने एक गलती करी एंड देयर आर 10 पीपल स्टैंडिंग ओवर देयर टू से यू और टू स्कोल्ड यू। तो वो एक चीज़ है जो उसको डिप्रेस करती है। तीसरी चीज़, बच्चे की साइकेडियन रिदम जो होती है, बच्चा रात को मस्ती करता है, दिन में अच्छे से सोता है, तो उसकी वजह से माँ की नींद अच्छे से नहीं हो पाती। तो ऐसे में पेरेंट्स मतलब हस्बैंड का एंड फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल है। एंड दीज आर रियल। डिप्रेशन होता है, मेंटली उसको सपोर्ट की बहुत जरूरत रहती है उस समय। मीन्स अगर देखा जाए तो शायद वो पर्सन उस टाइम पे वो नहीं रहता है, ऐसा कह सकते हैं? हाँ, मतलब चेंज है, उसमें चेंजेस हैं। बहुत से शी इज changes गिवन देखने टू को बर्थ टू अ न्यू लाइफ, तो देयर आर चेंजेस डेफिनेटली। एंड इस न्यू लाइफ के बाद में उसका जो फूड हैबिट्स होते हैं, डाइट प्लान होता है, आई थिंक वो भी चेंज हो जाता है। ये भी देखो, आजकल क्या है कि कई लोग ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं, वो नहीं। डिलीवरी को मैं सभी को ये बोलता हूँ, डिलीवरी इज अ नेचुरल प्रोसेस। आप देखो, गाय, भैंस, दूसरे जो भी मैमल से बच्चे को जन्म दिया, कौन उनको कपड़े उड़ा रहा है, कान ढक रहा है, कुछ नहीं, दे आर लिविंग देयर नॉर्मल लाइफ। ह्यूमन बीइंग आल्सो मैमल। वहाँ पर इतनी एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं है, कुछ केयर की ज़रूरत है। खाना आप सारा नॉर्मली दे सकते हो, अनटिल एंड अनलेस कि अगर कोई डॉक्टर ने एडवाइस किया कि भाई आपको ये साल्ट नहीं लेना है या पर्टिकुलर ये खाना नहीं खाना है, तो आपको। अदरवाइज ऐसा कि उसको बिल्कुल फीका दे रहे हैं, पी लिया है तो हल्दी नहीं दे रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। आपको उसको नॉर्मली ट्रीट करना है।
हल्दी नहीं देना, हाँ, मैदा नहीं ये खिलाना, मिर्ची वाला खाना नहीं मिर्ची खाना, नहीं ज़्यादा बच्चे के पेट में गैस बन जाएगी, तो ये सब नहीं करना है। माँ ने कुछ खा लिया तो बच्चे को बच्चे कॉलिक हो जाएगा। हाँ, कॉलिक। इसमें केवल और केवल एक छोटी रिसर्च हुई थी, उसमें काऊ मिल्क से जरूर थोड़ा सा बच्चे में कॉलिक है अगर माँ एक्सेसिव काऊ मिल्क यूज करती है तो। अदरवाइज किसी भी फूड से अभी तक इतना प्रूवन नहीं है कि उसकी वजह से बच्चे में कॉलिक हो। इवन व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस कि मुझे भी काफी सजेशंस मिले थे, हाँ। लाइक अपना कान ढको, सर बांधो, हाँ, ऐसे मत जाओ, इतना खुला खुला मत घूमो। बट हाँ, जब मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो जब वहाँ से ग्रीन सिग्नल मिल गया ना, हाँ। दिस इज कम्प्लीटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं। Absolutely. बट वही है कि वो जो ट्रेंड चला आ रहा है ना लोगों का, वो अभी भी छूटा नहीं है। उसके बहुत सारे रीजन थे। पहले के जमाने, एक तो अवेयर भी नहीं थे लोग बाग, दूसरा तो जो दादी नानी ने सिखाया वो सीखते गए और शायद उस समय कोई रीजन रहे भी होंगे तो उनको वो फॉलो करते करते आज तक चले आ रहे हैं। बट धीरे धीरे साइंस इसीलिए तो है, साइंस का काम क्या है, आपको रिसर्च करनी है, प्रूव करना है ये गलत है ये सही है। साइंस कभी ये नहीं कहती कि मैं बिल्कुल सही हूँ, हो सकता है आज से 10 साल बाद हम गलत हो जाए, तब जो नई चीज आएगी हम उसको मानेंगे। तो ये सर पहले देखा जाए तो पहले एक फैमिली में कम से कम 5-7 बच्चे तो होते ही होते थे। हाँ। आज के टाइम में वो आते आते 1 या 2 पे अटक गए हैं सुई, कई तो अब 1 के आगे भी नहीं सोचते हैं देखा जाए तो। ये देखा जाए तो क्या लगता है, मतलब क्या थॉट हो गया है लोगों का आजकल? देखिए, एक तो कई बार गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव हैं, जैसे पॉपुलेशन अपनी बहुत राइज हो रही है। दूसरा, पुराने ज़माने में कहावत थी जितने हाथ उतनी इनकम, क्योंकि पुराने ज़माने में जो मेन बिजनेस होता था दैट वाज एग्रीकल्चर, खेती। तो खेती में आपको इंसान लगते हैं, जितनी ज़्यादा खेती होगी, जितने ज़्यादा इंसान होंगे तो उतनी इनकम ज़्यादा होगी। तो इसलिए पहले ये माना जाता था कि 5 बच्चे 6 बच्चे नॉर्मल। दूसरी चीज़ मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। पहले ज़माने में क्या होता था, 4 या 5 बच्चे इसलिए भी लोग बाग प्लान करते थे क्योंकि उनको ये लगता था कि 1 या 2 बच्चे को कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। जैसे पोलियो, आप अभी लास्ट 20-25 सालों में देखो, आजकल किसी के घर में लंगड़ा बच्चा नहीं मिलेगा, दे ऑल आर नॉर्मल ड्यू टू वैक्सीनेशन। दूसरा, पहले सी सेक्शन नहीं होते थे, तो बच्चे डिलीवरी के टाइम पे कई बार माँ की डेथ हो जाती थी, बच्चे अंदर से स्टिल बर्थ होता था कि मरे हुए बच्चे ने जन्म लिया। तो इसकी वजहों से ही लोग बाग 5 या 6 बच्चे, पहले डायरिया की वजह से, निमोनिया की वजह से 0 से 1 साल, 0 से 5 साल तक के काफ़ी बच्चे एक्सपायर हो जाते थे, जो कि अब गवर्नमेंट, डॉक्टर्स, इन सब के प्रयासों से ये मॉर्टेलिटी बहुत कम हुई है। तो इसलिए अब लोग बाग 1 या 2 बच्चे सफिशिएंट है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ही यही है कि पहले लोग 4 या 5 बच्चे इसीलिए सोचते थे कि 1 या 2 बच्चे को कुछ ना कुछ होगा, अल्टीमेटली अपने पास 2 या 3 रहेंगे। तो यहाँ पर वैक्सीनेशन का इम्पोर्टेंस बहुत बड़ा वैक्सीनेशन का रोल। आप सबसे बड़ा एग्जांपल पोलियो देखिए, आप किसी के भी घर में आज से 20-25 साल पहले, आप दूसरा चीज़, आप सी सेक्शन का फायदा देखिए। आज किसी के भी घर में पुरानी पीढ़ी में चले जाइए, आपको एक ना एक बच्चा कोई कोई मंदबुद्धि मिलेगा जो थोड़ा सा दिमाग से कमज़ोर होगा। वो यही है कि उनको टाइम पे फैसिलिटी नहीं मिली, तो जन्म के समय एस्फिक्सिया हुआ, उसकी वजह से वो दिमाग से कमज़ोर रह गया। तो आजकल ये चीज़ें बहुत अवॉइड हो गई है, बहुत कम हो गई, दीज आर वेरी रेयर। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सी सेक्शन एंड साइंस। ट्रू, एक्चुअली इफेक्ट्स बहुत सारे हैं जो। और दूसरा, आजकल अब लोगों के पास इनकम के सोर्सेज भी इतने, दे थिंक कि 1 है, इसी को अच्छे से पालेंगे, या मैक्सिमम 2 हैं एक के साथ खेलने के लिए, तो दे स्टिक टू 2 बेबीज। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आई थिंक यही एक रीज़न है। ठंडी चीज़ों का मतलब कोल्ड है? नो, अगर बच्चे को टीथिंग हो रही है, दैट मींस उसको फीवर और लूज मोशन तो हो गई होगी। नॉट कंपल्सरी। टीथिंग से बच्चा इरिटेबल हो सकता है, टीथिंग की वजह से लूज मोशन वॉमिटिंग नहीं होंगे, टीथिंग की वजह से बच्चे को क्रैविंग होती है, क्रैविंग से वो चीज़ों को माउथिंग करता है, उससे इन्फेक्शन से डायरिया वॉमिटिंग होता है। टीथिंग के दौरान बच्चे की लार कंटिन्यू गिरती रहती है, दैट इज इरिटेशन, उसी की वजह से। घी और बादाम खिलाओ बच्चे को, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। नहीं, घी और बादाम आर गुड फैट्स, इन अलोन इनसे इम्यूनिटी नहीं बनेगी, बट दीज आर गुड फैट्स। अभी जो अगले 2 पॉइंट्स हैं वो आपने वैसे तो बता दिए हैं, हाँ, बट स्टिल please. वॉकर मतलब जल्दी चलेगा बच्चा। नो, और लेट होगा। काजल लगाओ, आंखें बहुत बड़ी हो नो जाएंगी। नो नो, आपकी आंखें आपके माँ बाप ने दी है, काजल लगाने से न बड़ी न छोटी होगी। सेम, मसाज करो, मजबूत होगा बच्चा। नहीं नहीं,
मसाज बच्चे को कंफर्ट देगा, मजबूती नहीं देगा, मजबूती जीन्स देंगे और न्यूट्रिशन देगा। पाउडर लगाओ, रैश नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, पाउडर मैं बिल्कुल मना बोलता हूँ। बच्चे को एलर्जी, अस्थमा, बार बार राइनो या नाक से पानी, नो। फिर क्या? आप सिंपल कोई भी अच्छा लोशन यूज़ कर सकते हैं जो बेबी के सूदिंग के लिए हो। सिंपल कोकोनट ऑयल इज ऑल्सो गुड, वो अप्लाई करो। समर सीजन में भी पाउडर नहीं? पाउडर में मना ही करता हूँ, नहीं Cream ही पाउडर, okay क्रीम और एक अच्छा क्वालिटी का लोशन विल बी गुड फॉर। सनस्क्रीन फॉर बेबी? सनस्क्रीन 0 to 6 मंथ तक नेसेसरी नहीं है। 6 मंथ से अबव अगर आप बाहर जा रहे हो तो एक्सपोज पार्ट पे यूज कर सकते हो, जो कि SPF 30 से अबव हो तो वो आप यूज कर सकते हो, ओनली ऑन एक्सपोज पार्ट। एंड ये भी पीडियाट्रिशियन से पूछ के ही लिया जाए। हाँ वो ठीक है। सर अब इसमें एक थोड़ा सा मेरी क्यूरियोसिटी के लिए क्वेश्चन है हाँ, जो मैंने बिल्कुल। पुट किया है। एज आई एम हैविंग हेजल आइज, तो ऐसा कुछ रहता है कि माँ की साइड में बच्चे की आइज का पैटर्न जाएगा देखिए जेनेटिक? ये भी बहुत सारे जीन्स पर डिपेंड है। अपनी बॉडी के जो पार्ट्स हैं ये अलोन, ऐसा नहीं कि माँ की आंखें ऐसी तो बच्चे की है, इसमें बहुत सारे जीन्स का रोल है, तो इट डिपेंड्स ऑन दैट ओनली। वो मदर या फादर किसी पे भी जा किसी पे सकते भी हैं? जा सकता है, बिल्कुल। ओके। हाँ। बच्चे को लोई करो, इसके बाल हटाओ, लोई करो, घिस दो उसको। नहीं, ये सब नहीं करना है। जो कई बार बच्चों में लेकुना, जिसको हेयर ग्रोथ अच्छी होती है, वो अपने आप चले जाएंगे, आपकी लोई करने से नहीं आएंगे। कुछ भी नहीं होता है, नहीं, इसको कुछ प्रेफर ही नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। मल्टीविटामिन्स बच्चे को देनी चाहिए? एब्सोल्युटली नो, अनटिल एंड अनलेस इंडिकेटेड बाय योर डॉक्टर। अगर कुछ डेफिशिएंसी है, डॉक्टर ने बोला है तो देने हैं, रूटीनली इंडिकेटेड नहीं है। होम फूड या पैकेज फूड? होम फूड ऑब्वियसली, पैकेज फूड इज क्वाइट साल्टेड एंड शुगरी, आई वुड से नो, होम फूड इज गुड। सॉल्ट भी सर हम 1 साल तक नहीं दे सकते हैं बच्चे को? देखिए सॉल्ट एंड शुगर का एक पेरेंट्स का आजकल बहुत, क्योंकि आजकल इंस्टा यूट्यूब बहुत चलता है, तो कई सारे दे आर ऑल सेइंग गुड थिंग्स की 2 साल से बिलो में अपने को शुगर और साल्ट। अब शुगर और साल्ट से आपको समझना है इट्स एडेड शुगर और साल्ट। एडेड का मतलब आपको ऊपर से टेबल साल्ट या ऊपर से शक्कर ऐड करने की जरूरत नहीं है। एवरी फूड में शुगर एंड साल्ट होता है, दैट इज सफिशिएंट। 2 साल की उम्र तक आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। नहीं, 2 साल से पहले आपको ऊपर से ऐड करने की जरूरत नहीं। आप फ्रूट्स ले रहे हो, फ्रूट्स में शुगर है आपकी। आप दूसरा रोटी या जो भी खाना पीना ले रहे हो उनमें सब में शुगर है, तो आपको ऊपर से ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसके 2-3 नुकसान है। बच्चों की किडनियां बहुत सॉफ्ट होती है, तो उसकी वजह से सोडियम ओवरलोड हो सकता है। दूसरा, उसकी डाइटरी हैबिट्स शुगरी चीज़ों के लिए क्रैव करेंगी। बाद में अल्टीमेटली जाके ही विल क्रैव फॉर शुगर ओनली, तो दैट विल गो टू ओबेसिटी, बच्चे को मोटा बना देगा, अनहेल्दी बना देगा। तो इसलिए 2 साल से पहले शुगर एंड साल्ट विच इज एडेड, नो, नहीं ये तो करना। सर शुगर वाला चीज हो गया। हाँ। सॉल्ट इसमें कैसे? सॉल्ट का किडनी का बताइए ना, जैसे किडनियां हैं ऊपर से बच्चों कुछ भी डालना ही की, नहीं। ऊपर से साल्ट शुगर 2 साल तक नॉट Avoid। रिक्वायर्ड। हर फूड में एक लिमिटेड अमाउंट में साल्ट एंड शुगर एग्जिस्ट करता है, दैट इज सफिशिएंट। ओके। स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग या फ्रेंडली पेरेंटिंग? Both, mixture of both. Somewhere you have to stop your kid from doing things and somewhere you have to encourage them. टिल व्हाट तो एज? टिल आई थिंक जब तक एडोलसेंट नहीं है, दोनों ही चीज़ों का मिक्सचर। और ये भी मैं एक चीज़ बोलता हूँ, इट्स इंडिविजुअल। हर माँ बाप का अपना तरीका है एंड दे नो देयर तरीका। एक तो आपने हमें बता ही दिया है वैसे, स्क्रीन टाइम फॉर न्यूबॉर्न्स। न्यूबॉर्न्स बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कंप्लीटली आप And उनको 2 to दूर 5 रखें। years? 2 to 5 year में half an hour to maximum 1 hour, that is also in supervision of their parents. पेरेंट्स की वो क्या टॉप 2 से 3 गलतियां हैं जो वो कर ही देते हैं? देखिए एक सबसे बड़ी जो गलती करते हैं बच्चे को, ओवर फीडिंग की। बस माँ का एक ही है कि मेरा बच्चा खाना चाहिए, खाना चाहिए, खाना चाहिए, वो चीज़ नहीं करना चाहिए। दूसरा, जब बच्चा पहली बार कोई भी बदतमीजी बोलूँगा, जैसे कुछ अब्यूजिव वर्ड बोल दिया, तो पहली दूसरी बार में हम सब हंसते हैं, वो अपनी हंसी उसको इनकरेज करती है, तो उसको वहीं पे रोकना है। स्ट्रिक्टली लाउड एंड क्लियर, नो दिस शुड नॉट बी रिपीटेड। वो बच्चे के, तो ये मैं खुद भी एज ए पेरेंट आई डू, और मैं अपने पेशेंट्स को भी या जो मेरे पेरेंट्स उनको भी यही सलाह देता हूँ। ओवर प्रोटेक्शन वर्सेस एक्सपोजर? बोथ आर रिक्वायर्ड। ओवर प्रोटेक्टिव तो नहीं होना है, अपने को एक्सपोजर देना ही पड़ेगा, तभी वो डेवलप होगा, उसकी स्किल्स डेवलप होंगे। एंड वी हैव टू ट्रस्ट आवर चाइल्ड आर सो इंटेलिजेंट। और अभी आज के युग में यूट्यूब और इंस्टा के ज़माने में तो चैट GPT भी आ गए, तो उनके ज़माने में दे आर इंटेलिजेंट इनफ।
एंड सर ये जैसे बच्चों को थोड़ा बहुत कुछ हुआ, गूगल आजकल गूगल बाबा बहुत कुछ करते हैं, तो गूगल से ट्रीटमेंट देना कितना सेफ? ट्रीटमेंट लेना इज नॉट सेफ। गूगल से आपको अवेयर होना है। जैसे आप रात को 10 बजे आपका बच्चा अचानक ब्लू पड़ गया, ठीक है, न्यू बॉर्न है, 4 से 5 दिन का, अचानक से एकदम ब्लूइश हो गया। जनरली जो भी एजुकेटेड पेरेंट्स हैं जो कि मोबाइल का यूज करते हैं, दे विल सर्च द चैट जीपीटी। अब वहां पर आपको ये सलाह दी जाएगी आपका बच्चा अचानक ब्लू हुआ है, उसको ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, तो ये अवेयर रहना इज गुड थिंग। बट आप वहीं पे उसको ट्रीट करने लग जाओ, आप उसको मास्क लेके ऑक्सीजन दे रहे हो या कहीं से सिलेंडर ला के कर रहे हो या उसको कोई मेडिकेशन दे रहे हो, दैट्स नॉट गुड। तो गूगल इज फॉर अवेयरनेस, चैट जीपीटी इज ऑल्सो फॉर अवेयरनेस, और बाकी चीजें आप अपने डॉक्टर पे छोड़ें, उसको डिसाइड करना है। दादी नानी का ओवर प्यार कैसे हैंडल करें? देखिए, दादी नानी का आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, माँ और दादी नानी दोनों का मकसद एक ही है, बच्चे को हेल्दी बनाना, अच्छा एनवायरनमेंट देना। हो सकता है वो कुछ मिस्टेक्स कर रही होंगी, तो आप उनको पोलाइटली करेक्ट करें विद साइंटिफिक रीजनिंग, तो वो भी एग्री करेंगे। बट ऐसा नहीं है कि मैं ही ज़्यादा जानती हूँ, मैं ही सब अपने बच्चे को करूँगी, नहीं, दैट विल हर्ट देम। तो आप उनकी बातों को समझें, उनका कंसर्न तो यही है ना कि वो भी बच्चे को प्यार करना चाह रही है, उसको अच्छे से बड़ा करना चाह रही है। कुछ चीज़ें वो रॉन्ग प्रैक्टिस कर रही हैं, तो वी हैव टू करेक्ट देम, बट पोलाइटली विद रिस्पेक्ट। बिकॉज़ इसमें एक लाइन आती है, हमने क्या बच्चे पैदा नहीं किए, तो ऐसे ही हो गए। वो बोलेंगे, ये उनका हक है, लेट देम से। बट मैं ये कहूँगा कि अगर वो कुछ ऐसे कर रहे हैं तो आप उनको साइंस के साथ, नहीं हो तो आपका जो डॉक्टर है एक बार उसके पास ले जाओ, ही विल काउंसिल देम, दे विल अंडरस्टैंड इट। सर बच्चे को हमको रोटी कब से ऑफर करनी चाहिए? अबाउट 6 मंथ, 6 मंथ के बाद आप खाना दे सकते हैं, बट इट शुड बी सेमी सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में, मैश करके आप दे सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। सर आपको क्या लगता है कि ऐसे क्या 3 गोल्डन रूल हमारे पेरेंट्स को आप बताना चाहेंगे? बस देखिए, सब पेरेंट्स का अपना गोल्डन रूल है, बट मैं जैसे पहले भी कहा कि ओवर फीडिंग से बचना है, बच्चे को बहुत ज़्यादा खिलाने पिलाने की कोशिश नहीं करनी है। दूसरी चीज़ जो गोल्डन रूल है, अगर आप लोग सक्षम हैं, अपने बच्चे का सारा वैक्सीनेशन जरूर करें, जो गवर्नमेंट सेटअप में अवेलेबल है वो भी करें, और अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो जो प्राइवेट में है वो भी करें। एक लोगों को ये भी रहता है कि ज़्यादा वैक्सीन लगा दिए तो इम्यूनिटी कम पड़ जाएगी या इम्यूनिटी कम हो जाएगी, इट्स रॉन्ग। जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन उतनी बेटर इम्यूनिटी। बस ये 2-3 बातें हैं मेनली जो मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि ओवर प्रोटेक्टिव नहीं हो, बच्चे को एक्सपोजर दें अच्छे से, बट इन योर सुपरविजन। सर बच्चा जैसे जब चलने लगता है तो उसको क्या फैंसी शूज और ये सब पहनाने की जरूरत है, या उसको दैट इज फॉर एंजॉय, वो आपकी खुशी के लिए वो खेलेगा। 6-8 महीने का होने पे उसको शूज पहनाए जा सकते हैं? बिल्कुल, 6-8 महीने पे शूज का वैसे कोई रोल नहीं है। शूज आर फॉर आपको गर्मी से बचाने के लिए, कंकर पे तो बच्चा चलना ही नहीं सीखा, तो शूज का वैसे कोई रोल नहीं है। लेकिन आप शौक के लिए, या आजकल बहुत क्यूट शूज आते हैं तो पहना सकते हैं, बिल्कुल पहना सकते हैं। नाइस। सर एक कोई लास्ट मैसेज जो आप हमको देना चाहें? नहीं, मैंने जैसे अभी का सभी पेरेंट्स को यही कहता हूँ कि डोंट बी ओवर प्रोटेक्टिव। गूगल से ट्रीटमेंट नहीं लेवें, आप गूगल से अवेयर हों, बच्चे का अपना वैक्सीनेशन कम्प्लीटली कराएं, बहुत ज़्यादा मीट्स पे यकीन नहीं रखें, अपने दादी नानी का रेस्पेक्ट करते हुए उनको समझाएं, और बाकी कुछ भी रहे तो अपने नियरेस्ट पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट। थैंक यू सो मच, बिकॉज आपने बहुत हेक्टिक शेड्यूल से हमको टाइम दिया है। या इट इज, थैंक यू सो मच सर। सो दोस्तों, आज की सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बच्चों की सेहत सिर्फ उनकी ग्रोथ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनकी ओवरऑल वेलबींग, हैबिट्स एंड इमोशनल केयर, ये सभी उतनी ही ज़रूरी है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर शेयर करें उन पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जिसको इसकी एक्चुअली बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं अगले वार्तालाप रियल टॉक्स में, तब तक आप अपने बच्चों का ख्याल रखिए। थैंक यू।